अच्छा जी, जो हैं हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो भी पहुंचे हुए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो हो रही है, समिट हो रही है यहाँ पे रियाद में, वहाँ पे। और वहाँ पे इनको जो बुलाया था, इनको स्पेशल इनविटेशन दिया था सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, और जो ये WEF के जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव क्लॉस शॉप, उन्होंने इनको बुलाया था। यहाँ पे बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि हमारी इकोनॉमी जो है उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो इसीलिए रेवेन्यू की बहुत ज़्यादा लीकेज है, इसको बंद करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारे रेवेन्यूज़ जो हैं दे आर इन टेटर्स, और हम जितना टैक्स इतना कलेक्ट नहीं करते हैं 4 टाइम्स, बल्कि हम लूज़ करते हैं। तो हमारा ये जो कलेक्शन का जो प्रॉब्लम है ये एक मेन इशू है। इसके अलावा जो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमको जो हमारे जो दोस्त हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया एंड UK, उनकी जो असिस्टेंस है हम उनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन हमने ये तहिया किया है कि हम इसको अब जितने भी इश्यूज़ हैं उनको हेड ऑन लेंगे, और ये जितने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और चैलेंजेस हैं खासतौर पे हेल्थ और एजुकेशन के अंदर, उनको हम टैकल करेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये जो वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है और एलिटिस्ट कल्चर है, इसको भी हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कि ये जो हाई लेवल अंडर परफॉर्मिंग ऑफिसर्स हैं, क्रेडिबल जो एजेंसी की हमें जो इनपुट आई थी उसकी वजह से हम उनको हटा रहे हैं, क्योंकि वो काम सही से नहीं कर रहे हैं। हम इंश्योर कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी। तो भाईजान एलिटिस्ट कल्चर कौन खत्म करेगा? हैं जी, ਤੁਹਾਡੇ पहले भरा साहब जड़े सन वो PMLN के हेड थे, अब आप उस पार्टी को चला रहे हो, फिर उनकी बेटी है, फिर आपके बच्चे हैं, तो ये कैसे? और फिर वो जो PPP वाले हैं वो तो माशाल्लाह और ही बादशाह किस्म के लोग हैं। पहले जी वो नाना जी थे, फिर वालदा थे, फिर उनके बाद वालिद साहब उनके आगे, यानी बिलावल भुट्टो साहब के, अब बिलावल भुट्टो साहब हैं, अब उनकी बहन भी आ गई। तो एलिटिस्ट कल्चर आप कैसे ख़त्म करोगे? आप तो क्रैक डाउन ही नहीं कर रहे हो। जिस बंदे ने आपका स्टेटस को जो है चैलेंज किया था उसको आपने जेल में डाला हुआ है। तो एलिटिस्ट कल्चर तो आपके मुल्क में चलता रहेगा जब आप खुद नहीं ख़त्म करेंगे, जैसे कि हिंदुस्तान में उन्होंने किया है। तो ऐसे है। अच्छा जनाब, बड़ी धुआंधार किस्म की स्पीच की JUIF के चीफ मौलाना फजलुर रहमान, माजिद भाई के बड़े फेवरेट जो लीडर हैं, नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर, और उन्होंने बड़ा ही ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसको बड़ा खींचा। उन्होंने कहा जी कि ये जो 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे ये सारी मिली भगत है पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट की, और इनका हालांकि कोई भी रोल नहीं था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में। भाईजान जमात इस्लामी का भी कोई रोल नहीं था, आप तो बल्कि पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। तो बहरहाल जी तो उन्होंने कहा जी कि ये डेमोक्रेटिक जो स्ट्रगल है इसमें बड़ी लोगों ने सेक्रीफाइसेस दी, और इसके लिए जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए ये ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक पार्टीज जो हैं वो इन चीज़ों को हेल्प करें। और आपका कॉन्शियस जो है, आपको कैसे आपको बर्दाश्त होता है कि आप लूजर्स थे, तो आप जो हैं आके गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। ये सारा सेटअप जो है एस्टैब्लिशमेंट ने सेटअप किया है। विनर्स भी खुश नहीं है रिजल्ट से, और जो लूजर्स हैं वो भी खुश नहीं हैं। ये बात उन्होंने उस वक्त की जब PTI के सीनियर लीडर असद कैसर साहब ने ये किया कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा राइट है कि PTI के लॉ मेकर्स जो हैं उनको जो है, और उनके जो वर्कर्स हैं PTI के, उनको पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं वो करने दी जाएं, जो नहीं इस वक्त करने दी जा रही। उसके ऊपर मौलाना साहब ने कहा जी कि डेमोक्रेसी को बार बार वीक किया जा रहा है, पॉलिटिशियंस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं प्रिंसिपल्स के ऊपर, और इसीलिए पार्लियामेंट जो है उसकी सुप्रीमेसी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और कोई भी लॉ जो है इंडिपेंडेंटली पास नहीं किया जा सकता। कभी फुल मार्शल लॉ आ जाता है, कभी पार्शियल मार्शल लॉ आ जाता है, और डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस जो उनको आपने हिला के रख दिया है, क्योंकि आप बार बार इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो हैं उनको हटाते हैं। तो पायन हुण फिर मतलब इसका हल की है, क्योंकि तुसी भी बड़े मोर्चे कटते हो सिटिंग गवर्नमेंट्स के खिलाफ, क्या कर सकते हैं। PTI जो है जी उसने आज बड़ा एतराज़ किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लेड जो गवर्नमेंट है उसके लिए, क्योंकि उन्होंने आज अपॉइंट किया है इसहाक डार साहब को एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और PTI ने कहा है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई प्रोविजन नहीं है। स्पेशल असिस्टेंट टू जो खैबर पख्तूनख्वा की जो चीफ मिनिस्टर हैं फॉर इंफॉर्मेशन बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा जी कि शरीफ फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इंपॉर्टेंट पोजीशंस अमंगस्ट देमसेल्व्स, यानी कि अपने ही बंदों को वो खुश कर रहे हैं और बड़े बड़े वो दे रहे हैं, पोस्ट दे रहे हैं। ये उन्होंने बात उस वक्त की जब कैबिनेट डिवीजन की एक नोटिफिकेशन आई जिसमें कि कहा गया कि डार साहब को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। उनको पहले जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है बनाया गया था,
ये जो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसमें डार साहब जो है आपको पता ही है कि नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं, बड़े करीबी और बड़े उनके करीबी दोस्त भी हैं। इन्होंने एज फाइनेंस मिनिस्टर काम किया था बिटवीन 1998 टू 1999, फिर बिटवीन मार्च टू मई 2008 और 2013 से लेकर 2017, फिर 2022 से 23 ये सारा वक्त एज फाइनेंस मिनिस्टर काम करते रहे। लेकिन इसके ऊपर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो हैं बासिल नबी मलिक, उन्होंने कहा जी आर्टिकल 92 जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ करता है प्राइम मिनिस्टर को कि वो डायरेक्टली या थ्रू फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं इस तरह का कोई एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रोविजन नहीं है। तो ये आज उन्होंने बात की। बिशम के अंदर आपको पता ही है कि जो एक अटैक हुआ था जिसके के अंदर चाइनीज़ इंजीनियर्स को लास्ट मंथ जो है 5 चाइनीज़ इंजीनियर्स को मार दिया गया था जो कि काम कर रहे थे दासू डैम प्रोजेक्ट के ऊपर। तो कराकोरम हाईवे में उनकी गाड़ी को जो है वो हिट किया गया था बाय एन एक्सप्लोजिव लेडन व्हीकल जिसके के अंदर एक सुसाइड बॉम्बर बैठा हुआ था ऑन मार्च 26। इसके अंदर जो है एक औरत भी थी और पाकिस्तानी ड्राइवर भी इस वैन के अंदर था जिनकी सबकी शहादत हो गई थी। आज जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पेशावर है उसने 4 टेररिस्ट जो है जिनका के ताल्लुक टीटीपी से है उनको आज पकड़ा है और उन्होंने कहा जी कि ये और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व थे। तो अब हम इन्वेस्टिगेशन बिठाए हुए हैं कि और क्या क्या काम जो थे ये करने वाले थे। तो जो है अब इसके ऊपर जो ज़ाहिर है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी इनको बड़ा जोर दिया था कि भाई हमारे जो बंदे आपके मुल्क में काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन आप दो। तो उसके ऊपर इन्होंने जी आज काम किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने आज बड़ा ही एक नोटिस जारी किया है, अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें कि उन्होंने बड़ा बुरा मनाया है कि ये जो इनके जस्टिस हैं बाबर सत्तार साहब उनके खिलाफ एक समीर कैंपेन जो है सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा रही है और उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑनलाइन लीक किए गए हैं। बाबर सत्तार आपको पता ही है कि 1 of 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस थे जिन्होंने के कंप्लेन की थी कि जुडिशियल अफेयर्स जो हैं उनके अंदर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज बेतहाशा जो हैं वो इंटरफेयर करती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कि ये ना सिर्फ ये कि इनके ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और इनकी बाकी पर्सनल चीज़ें लीक की हैं बल्कि इनके बच्चों की और उनकी बीवी जो है उनको भी एक्यूज़ किया जा रहा है कि वो अपने एसेट्स जो हैं पाकिस्तान और यूएसए के अंदर हाइड कर रहे हैं, हालांकि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। इनके ऊपर ये भी एलिगेशंस लगाए गए थे कि जी बाबर सत्तार साहब जो है अमेरिकन नेशनल हैं। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये अमेरिकन नेशनल नहीं है, इन्होंने एज अ लॉयर न्यूयॉर्क में काम किया है और उस पे इनको ग्रीन कार्ड दिया था जो कि ये जस्ट टू ट्रैवल टू यूएस यूज करते हैं, बट दैट डजंट मेक हिम अ यूएस सिटीजन। इन्होंने अपनी जॉब जो यूएसए में थी 2005 में छोड़ दी थी और ये पाकिस्तान में आ गए थे और उस वक्त से ये पाकिस्तान में ही रह गए हैं। इनकी जो कोई भी जो यूएसए में या पाकिस्तान में जायदाद या एसेट्स हैं सारे के सारे इसको स्क्रूटनाइज किया गया था बाय जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इनकी अपॉइंटमेंट होने वाली थी एज जज। इनके कोई भी जो रियल एस्टेट जो एसेट्स हैं वो इनहेरिटेड हैं या कि इन्होंने खुद खरीदे हैं एज अ लॉयर, क्योंकि न्यूयॉर्क में जब काम करते थे इनकी बड़ी लंबी सैलरी थी। उसके बाद से जब से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने हैं तब से इन्होंने कोई भी जो एसेट है वो नहीं खरीदा है और ये जो कोई भी इनकी बिजनेस की भी जो चीज़ें हैं उसके अंदर ये डायरेक्टली अब इन्वॉल्व नहीं है जब से ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने हैं। और इनका किसी भी फैमिली जिसमें कि इनकी का जो मुकदमा जिसमें कि वो लोग शामिल थे जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता था उसको इन्होंने बिल्कुल भी जो है हैंडल नहीं किया था, अपने आप को रिक्रूज किया था उसमें से। तो ऐसे है तो इसके खिलाफ जो है वो किया जाए। जाहिर है कि अब उन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा है तो अब हौले हौले आज तो बाबर सत्तार के खिलाफ बातें आई हैं, बाकियों के खिलाफ भी जो बेचारे 5 हैं उनके खिलाफ भी आएंगे। इसीलिए कोई अच्छा बंदा जो है वहां पे जाके काम नहीं करता, क्योंकि जो भी अच्छे बंदे होते हैं मतलब है बांदरों के साथ आपने काम करना है, लो विट के जो लोग हैं उनके साथ आपने काम करना है। किसी इंटेलिजेंट क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी जो होता है ना उसको जूतियां पॉलिश करने की जरूरत नहीं किसी की होती ना, उनको तो पता है मैं लायक आदमी हूं, मुझे कहीं पे भी जॉब मिलेगी। जूतियां वो पॉलिश करता है और टीसियां वो करता है जो नालायक आदमी होता है। जो लायक आदमी है ना उसको आप कभी नहीं देखेंगे टीसियां करते हुए मैनेजमेंट की। टीसियां सिर्फ वो करेगा जो नालायक होगा, जिसको पता है कि मैं इसको छोड़ के जाऊंगा मुझे और कहीं जॉब नहीं मिलेगी। बाबर सत्तार तो आपको पता है वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड, हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है ये और न्यूयॉर्क के अंदर ये लॉ प्रैक्टिस करता रहा है। तो मतलब है कोई आदमी आम लल्लू पंजू तो हो ही नहीं सकता ये। तो इसलिए आप उसके पीछे पड़ गए हैं कि भाई ये लायक आदमी जो उधर बैठा है कोई एक दो जो इसने सही फैसले कर दिए हैं इसको हटाओ जुडिशरी में से। ये क्यों सही फैसले कर रहा है और क्यों पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के खिलाफ बात कर रहा है? तो जाहिर है अब उन्होंने तमाशा जो है वो तो क्रिएट करना ही है। तो जाहिर है कि यही होगा एंड पे कि बाबर सत्तार है वो कहेगा जी खसमानू खाओ मैं जा रहा हूँ
वापस अमेरिका, मैं वहाँ जाके प्रैक्टिस करूँगा और मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो बंदा जो है वहाँ पे कमाएगा बैठ के। तो सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। अच्छा जी, आज जो है अगेन द कैट इज आउट ऑफ द बैग माजिद भाई। अच्छा। आज वॉशिंगटन पोस्ट ने फिर स्यापे सारे खोल दिए हैं जी। फिर से उन्होंने आज तो उनकी जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी जो कि इंडिया बार बार कह रहा था हमने नहीं किया, वॉशिंगटन पोस्ट ने आज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है ना, जो विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक एक चीज उन्होंने छाप दी है। उन्होंने कहा जी कि ये जो पन्नू का गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो सिख लीडर जिनको के मारने की साजिश पहले कहा जा रहा था कि अलेजली इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं, वो कह रहे हैं जी कि नहीं, अलेजली नहीं, बिल्कुल रॉ ने ही की थी। और इनके जो फॉर्मर रॉ के जो ऑफिसर है विक्रम यादव, उन्होंने जो है इसको प्लॉट किया था इसको मारने के लिए। और इनके जो स्पाई चीफ थे उन्होंने, जो उस वक्त के समंत गोयल, उन्होंने इस चीज को सैंक्शन किया था। क्योंकि जो यूएस में जो ये बात सामने आई थी जिसके सिलसिले में बाइडेन साहब ने भी दिल्ली में जो G20 की समिट हुई थी सितंबर में और मोदी जी से बात की थी, उसमें इस आदमी को CC1 जो था वो करार दिया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा जी ये कोई CC1 नहीं है, उन्होंने इस आदमी का नाम ले आए। वो कहते हैं जी ये विक्रम यादव था, रॉ का ऑफिसर, जिसने कि ये प्लॉट जो किया था। उन्होंने कहा जी कि वैसे तो यूएस की स्ट्रैटेजी है कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दी हैं, लेकिन अलबत्ता हमारे पास सारी जो है वो डिटेल्स आ गई हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये जो सारी की सारी चीज थी, वो कहते हैं जी कि इसके बारे में हमें बड़े अच्छी तरह से समझ आती है कि इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब थे, मोस्ट प्रोबेबली ही वाज अवेयर ऑफ दिस प्लान, लेकिन उन्होंने इसको रोकने की जो है वो कोशिश नहीं की है। और वो कहते हैं जी कि रॉ के ऑफिसर्स जो हैं और एजेंट्स जो हैं कॉन्स्टेंटली वो अब यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना फुटप्रिंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ना सिर्फ कनाडा और यूएसए के अंदर, बल्कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूके के अंदर भी जो हैं अभी तक जो पता चला है, क्योंकि इनके रॉ के अफसर पकड़े गए हैं, उनको अरेस्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके के अंदर, उनको एक्सपेल किया गया है और बहुत सारे केसेस में उनको रिप्रिमांड जो है वो भी किया गया है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है जी कि गुप्ता और यादव साहब जो हैं इन्होंने अलेजली अग्री किया था कि जो हिटमैन है उसको $15,000 हम यूएस देंगे और उसका जो एसोसिएट है उसको ये पैसे हम देंगे जून 9, 2023 में। और उन्होंने कहा जी कि ये सारे जो रॉ के जो कुछ भी ये सेंसिटिव सारा कुछ चल रहे थे, चीजें चल रही थी, इसमें बाकी के भी जो कंट्रीज हैं हौले हौले इंडिया को बता रहे थे। जैसे कि वॉशिंगटन पोस्ट कहता है ऑस्ट्रेलिया ने 2 रॉ के एजेंट्स को पकड़ा था 2020 में और उनको एक्सपेल किया था, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन अबाउट एयरपोर्ट्स और जो सिख डायस्पोरा इन ऑस्ट्रेलिया है उसमें ये कलेक्ट कर रहे थे और ये पकड़े गए थे और उनको वापस भेज दिया था। जर्मनी के अंदर वो कहते हैं जी कि एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, उनको अरेस्ट किया था क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली एक वेबसाइट चला रहे थे जो कि सिख एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रही थी और फिर बाद में पता चला कि ये रॉ के पे रोल के ऊपर हैं। ब्रिटेन के अंदर MI5 जो है या M15 भी आप कह सकते हैं, M15 MI5 वैसे ज्यादा है, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है MI5 जो है वो कहते हैं जी उन्होंने भी एक लोकल इंडियन स्टेशन चीफ जो है उसको पकड़ा था और उसके बारे में अलेज किया था कि ये कॉन्स्टेंटली यूके के अंदर सिखों के खिलाफ जो है वो सर्वेलेंस कर रहा है। तो वाशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट कहती है जी कि बहुत सारी ये जो इंफॉर्मेशन आज हम आपको दे रहे हैं, वी हैव गैदर्ड इट फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज और बहुत सारी एजेंसी से पूछ के हमने आज की ये रिपोर्ट जनाब तैयार की है। सही रिपोर्ट है माजिद भाई। ये जो अदारे हैं ना, मतलब हम तो पाकिस्तान के छोटे छोटे अदारों में काम करते थे, वॉशिंगटन पोस्ट में तो बहुत बड़ी बात है। आप जब इस तरह की सेंसिटिव स्टोरी लाते हैं ना, जैसे मुझे पता है कि मैं जब इंटीरियर मिनिस्ट्री की, जैसे जनरल मुइनुद्दीन हैदर वगैरह की स्टोरी मैं जब करती थी, एडिटर साहब जो थे वो मेरी स्टोरी पे बिलीव नहीं करते थे। एक तो सबसे बड़ी बात, पहले वो कहते थे तुमने रिकॉर्ड किया, तुमने रिकॉर्ड, क्योंकि जो तुमने लिखा है वो लिखने में एरर हो सकती है। हैव यू रिकॉर्डेड द इंटरव्यू, सबसे पहले तो मैं कहती थी हाँ जी रिकॉर्ड किया है। फिर भी they used to call the interior ministry and of course जो भी कोई इंटेलिजेंस में लोग थे उनके साथ मेरी स्टोरी वेट करते थे वो और फिर वो छापते थे। सही। तो ये तो आप सोचें कि ये तो वो लेवल है जिसका मुझे पता है अपने, तो वॉशिंगटन पोस्ट का तो आप लेवल खुद ही सोच लेना कि वो कैसे एक इतनी सेंसिटिव स्टोरी जो है वो छाप सकते हैं बगैर वेटिंग के। Exactly.
हाँ, प्रूफ्स होते हैं इन लोगों के पास, लेकिन जाहिर है कि अगर इनको कोर्ट में बुलाया जाएगा ना, अगर एडिटर को या किसी को, They have to have वो बिल्कुल बताएंगे नहीं। वो कहते हैं जी हम वी प्रोटेक्ट आवर सोर्सेज बट वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन बट वी विल नॉट टेल यू एनीथिंग, क्योंकि हमने ये जो स्टोरी लिखी है वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो हमारे पास प्रूफ है, अदालत को हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने सोर्सेज इन्होंने प्रोटेक्ट करने होते हैं, बताते नहीं, क्योंकि फिर सोर्सेज इनसे बात नहीं करेंगे ना, सही बात। तो इसलिए बताते नहीं है। तो ये जनाब आज फिर से उन्होंने सारी की सारी, और ये बहुत बड़े एलिगेशन है। अगर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब को इन बातों का पता था और फिर भी उन्होंने रॉ के ऑफिशियल्स को नहीं रोका, क्योंकि रॉ जो है एग्जैक्टली अंडर हिम है, तो ये दिस इज सीरियस, दिस इज वेरी वेरी सीरियस। और पाकिस्तान बेचारा तो कहता ही रहता है, पाकिस्तान ने तो एक उनका स्पाई पकड़ा भी है और भी वो कहता रहता है कि भाई हमारे मुल्क में आके आप ये, पाकिस्तान बेचारे की तो कोई बात नहीं सुनता, लेकिन बहरहाल अब इन कंट्रीज की तो अब सुननी पड़ेगी इनको। अच्छा जी, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, वो अहमदाबाद के अंदर एक टॉक दे रहे थे और लोगों ने आज उनको बड़ा खींचा, क्योंकि राजनाथ सिंह के तो बयान पाकिस्तान के बारे में होते हैं ना, घुस के मारा। तो आज लोगों ने इनसे सवाल किया जी कि क्या आप चाइना में भी घुस के मार रहे हैं? तो राजनाथ सिंह साहब ने कहा नहीं, हमारी बात चल रही है, चाइना के साथ हमारी बातचीत चल रही है, हम बातचीत उनके साथ कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में पहले कहा था कि दोनों को इंडिया चाइना को बात करने की जरूरत है अपना बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए। आपको पता ही है कि गैलवान वैली के अंदर जो मई 2020 में जो इनके क्लैशेस हुए थे, जिसके के अंदर 20 जवान भी इंडिया के मार दिए थे चाइना ने, तो उसके बाद भी हिंदुस्तान ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया था। तो उसी के ऊपर आज राजनाथ सिंह साहब गए थे, नहीं हम तो अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और चाइना के साथ तो हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये हम ऐसे ही मेंटेन रखेंगे गुड रिलेशंस और हमारी बातचीत चलेगी और ये चीजें जो हैं हम हल कर लेंगे। अब चूंकि इलेक्शन का मौका है, ना सिर्फ ये बल्कि मोदी जी की और कांग्रेस की लड़ाई और जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि मोदी जी जो हैं उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर बहुत सारे वो जो है वो किए अटैक्स किए और उन्होंने कहा जी ये जो इंडिया के राजों महाराजों को तो बड़ा बुरा कहता है और जो हिंदुस्तान के नवाब और निजाम और सुल्तान और बादशाह हैं उनको कोई बुरा नहीं कहता, उनको अपीज करने के लिए। अब ये जब मोदी जी ने राहुल गांधी के बारे में कहा तो कांग्रेस बड़ा भड़क गई। कांग्रेस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जयनाब रमेश, उन्होंने कहा जी कि मोदी जी हमेशा मैलिशियसली ट्विस्ट करते हैं राहुल गांधी का स्टेटमेंट्स और ये जो है ही हैज गॉन बियॉन्ड पैथेटिक। मोदी जी के बारे में कहा रमेश साहब ने, उन्होंने कहा जी कि अब इनको नजर आ रही है अपनी हार और चूंकि नजर आ रही है हार तो इसलिए अब ये डेस्परेट हो गए हैं और इतनी शेमफुल स्पीचेस के ऊपर जो है मोदी जी उतर आए हैं। मोदी जी ने भी कहा जी कि ऑपोजिशन जो है वो पावर लेने के लिए इतनी हंगरी है कि वो दुनिया के अंदर जाके हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के लोगों को, हमारी डेमोक्रेसी को और हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है उसको खराब करने की कोशिश कर रही है और इस मुल्क के अंदर ऑटोक्रेसी बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर ये जो है युवराज, यानी कि युवराज आपको पता है ये प्रिंस को बोलते हैं, तो गांधी जी को, राहुल गांधी को उन्होंने कहा जी तो ये युवराज साहब अगर ऑटोमेटिकली पावर लेने की कोशिश कर रहे हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस मुल्क में कोई डेमोक्रेसी ला रहे हैं, इस मुल्क में कोई ऑटोक्रेसी चल रही है। ये लोग सब जो हैं पावर हंगरी हैं। ते पायन एक गल्ला चल रही हैं जी। ये किसी ज़माने में आपको रेट्रिक नज़र आ रहा था ना पाकिस्तान में, हैं जी, इमरान खान ने ये कहा, इमरान खान ने ये कहा, बाकी कहते थे जरदारी ने ये कहा, शरीफ साहब ने ये कहा, हैं जी जरदारी साहब के बारे में भी। तो अब जो है ये बातें अब हिंदुस्तान में चल रही हैं क्योंकि अब फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन हो गए हैं, सेकंड फेज़ के 7 फेजेस में इलेक्शन लोकसभा के होने हैं, ठीक है जी। तो अब ये बातें कुछ अर्सा तो चलेंगी, जून तक तो आप सुनेंगे ये बातें। और जनाब आज के दिन अप्रैल 29 को लोगों ने याद किया बॉलीवुड के बहुत बड़े सितारे इरफान खान साहब को और उन्होंने आज जो है अपना दम तोड़ दिया था कैंसर से लड़ाई करते करते। और बॉलीवुड जो है उसके अंदर उन्होंने, वो कहते हैं जी कि ना सिर्फ अपने प्यारों के बल्कि अपने फैंस में और बॉलीवुड में एक वैक्यूम छोड़कर वो गए हैं। उनकी जैसी अदाकारी जो है, जैसे नेचुरल एक्टर वो थे, बहुत कम बॉलीवुड के अंदर हैं और बहुत ही सिलेक्टेड काम करते थे और ज़्यादातर उन फिल्मों में करते थे जहाँ पे कि एक्टिंग का मार्जिन होता था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस भी होती थी। तो आज इंडस्ट्री ने भी और उनके घर वालों ने भी उनको बहुत प्यार से याद किया। और जनाब आपको पता ही है आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर भी ज़रा कुछ सख्तियाँ आ गई हैं लाहौर में, तो वो अब दुबई जा बसे हैं जी। हर बंदा दुबई जा बसता है, तो दुबई में अब जब जा फंसे हैं जिसका कि वो कहते हैं ड्यू टू
अनफोरसीन सर्कमस्टेंसेस। तो आज एक उन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसमें कि उनसे पूछा गया कि आपकी बातचीत कुछ कपिल शर्मा के साथ चल रही थी, तो क्या आपका कोई प्रोग्राम उनके साथ आने वाला है? वो कहते हैं हाँ जी, एक प्रोड्यूसर है जो कि हम दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है और वो चाह रहा था कि दुबई से एक प्रोग्राम शुरू किया जाए कि मैं अपनी टीम आफ्ताब के साथ एक साइड पे बैठूं और दूसरी तरफ जो है कपिल शर्मा अपनी टीम कपिल के साथ बैठे और एक जो है आमने सामने हम जो है इस तरह का कॉमेडी शो करें। लेकिन चूंकि बात आगे नहीं चल सकी तो इसलिए अभी तक ये प्रोग्राम पाइपलाइन में ही है जी, आगे नहीं चल सकता है। ऐसे है, ठीक है जी। और जनाब हुआ ये है कि जो पीसीबी है उसने फाइनली अनाउंस कर दिए हैं हेड कोचेस। फॉर्मर साउथ अफ्रीकन बैटर कोच गैरी कर्स्टन और जो हैं वो और ये जो हैं ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जेसन गिल्स्पी, इनको जी हेड कोचेस के तौर पे इन्होंने हायर किया है पीसीबी ने अहेड ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। आज लाहौर में इनका जो हेड क्वार्टर है पीसीबी का, उसमें इन्होंने ये अनाउंसमेंट्स की। ये मैनेजमेंट जो है चेंजेस उसी वक्त से करना चाहती थी जब पाकिस्तान ने 5th नंबर पे फिनिश किया था वर्ल्ड क्रिकेट 2023 में इंडिया के अंदर और सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। गुजी आपको पता है 71 टेस्ट खेल चुके हैं और 91 ओडीआईज उन्होंने खेले हैं और वो कहते हैं जी मैं बड़ा कीन हूं पाकिस्तान को अपने तरीके से क्रिकेट खिलाने के लिए। इसी तरह जो गैरी कर्स्टन है उन्होंने इंडिया की टीम को लीड किया था 2nd वर्ल्ड कप टाइटल के लिए इन 2011 और साउथ अफ्रीका की टीम को भी लीड किया था। इसके अलावा मैनी क्लब्स और फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है उनको भी लीड करते हैं। इस वक्त जो हैं ये कोचिंग की सुविधाएं दे रहे हैं। आईपीएल के अंदर जो खेल रही है टीम गुजरात टाइटंस, वो कहते हैं जी मेरा जैसे ही स्टिंट इधर ख़त्म होएगा तो मैं आ जाऊंगा पाकिस्तान में लड़कों को ट्रेन करने के लिए, ठीक है जी। और जनाब पीसीबी जो है अनाउंस कर सकती है T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो स्क्वाड है इन अ डे और 2 और वो कहते हैं जी कि हम अभी के लिए जो है वो अनाउंस कर रहे हैं अपने स्क्वाड्स। पाकिस्तान का जो टूर होने वाला है आयरलैंड और इंग्लैंड का, जो कि अब स्टार्ट होने वाले हैं मई के अंदर, तो हम जल्दी ही 18 मेंबर टीम जो है अनाउंस करेंगे। इससे पहले जो है न्यूजीलैंड ने अपनी 16 मेंबर स्क्वाड जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस किया क्योंकि आईसीसी ने मई 1 जो है एब्सोल्यूट डेडलाइंस दी है तमाम क्रिकेटिंग नेशंस को कि अपनी जो स्क्वाड है उसको आप उसका नाम करें। हाँ, वो कहते हैं जी कि आप चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं टिल मई 25 क्योंकि जो टूर्नामेंट है वो जून से शुरू हो रहा है। बाबर आजम जो है टीम को लीड करेंगे और पहले तो ये लोग जा रहे हैं आयरलैंड, मई 7 को वहाँ पे खेलेंगे और उसके बाद जो है ये उससे पहले पीसीबी इनके लिए एक ब्रीफ कैंप भी ट्रेनिंग के लिए करेगा। उसके बाद पाकिस्तान जो है 3 T20s आयरलैंड से खेलने के बाद 4 T20s जो है इंग्लैंड के साथ खेलेगा। वहाँ से उधर चला जाएगा आयरलैंड से यूके में और फिर वहाँ से फ्लाई करके ये लोग यूएस में आएंगे वर्ल्ड कप जून के अंदर खेलने के लिए। और जनाब पाकिस्तान ने 5वें T20 में न्यूजीलैंड को 9 रन से हराया। एज अ रिजल्ट जो सीरीज थी वो 2-2 पे लेवल रही क्योंकि जो पहला मैच था रावलपिंडी के अंदर वो आपको पता है कि रेन की नज़र हो गया था। शुक्र ही रेन की नज़र होया वरना हारी जाते सीरीज़ हैं जी। और फाइनल मैच जो ये था T20 सीरीज़ का ये लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम में हो रहा था और पाकिस्तान जो था उसने जीते हैं अब यानी कि सीरीज़ के अंदर 2nd और 5th मैच जीता था और न्यूजीलैंड ने 3rd और 4th मैचेस जो है वो जीते थे। और इसके अंदर जो शाहीन शाह अफरीदी की धुआंधार किस्म की जो 5th T20 था उसमें उसकी बॉलिंग थी। 15th ओवर में ही उसने जो है जेम्स नीशम और जाकरी फुल्कस को हटाया अपनी यानी कि उसको आउट कर लिया। तो उसके बाद जो है इनकी न्यूजीलैंड की हालत जो है काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसने 30 रन्स के लिए 4 विकेट्स जो हैं हासिल की। न्यूजीलैंड को टारगेट दिया गया था 179 का जो कि ये नहीं कर सके। और इसके साथ ही शाहीन शाह अफरीदी जो है ही हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 50 विकेट्स इन T20 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। इससे पहले जो है इंडिया के भुवनेश्वर कुमार उन्होंने जो है 43 जो है विकेट्स ली थी लेकिन अब वो 2nd नंबर पे आ गए हैं और एस अफरीदी जो है ही इज नंबर 1, ठीक है जी। एंड एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज टुडे इज अबाउट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है जिसको के लोगों ने बेतहाशा आज एतराज उसके ऊपर किया सोशल मीडिया के ऊपर भी क्योंकि पाकिस्तानी बॉर्न पाकिस्तानी जो बॉक्सर हैं ब्रिटिश बॉक्सर जो हैं आमिर खान
उसने इस पाकिस्तान इस्लामाबाद स्पोर्ट्स क्लब के अंदर ये जो था एकेडमी खोली थी और इसने कहा था जी कि इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान के जो एस्पायरिंग बॉक्सर्स हैं वो इसके अंदर ट्रेनिंग करेंगे और बहुत ही हाई एंड एकेडमी इसने खोली थी। लेकिन फिर वहाँ पे जी आगे फ्रंटियर कॉप्स के बंदे रहने के लिए और वो उधर ही रह रहे हैं 2 साल से। तो आज इन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया और एक वीडियो जारी की आमिर ने। उसने कहा जी कि ये एफसी जो है उनको इमीडिएटली ये जगह छोड़ के वापस जाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ MOU साइन किया था इन 2015 फॉर द अकेडमी, और ये अकेडमी जो है सिर्फ बॉक्सर्स को यहाँ पे देनी चाहिए जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकें, और यहाँ पे एफसी के लोगों का कोई भी काम नहीं है। तो लोगों ने आज बहुत ज़्यादा फिर क्रिटिसाइज़ किया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, क्योंकि पायन एक स्पोर्ट्स की जगह पे भी आपने फौजी ला के बिठा दिए हैं। की कर रहे हो तुसी पायन, की कर रहे हो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन।